सारिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही YouTube चैनल सारिका क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में राजपूत वंश को डिस्कस करेंगे, अर्थात राजपूत वंश से जुड़ी कुछ जानकारियों को डिस्कस करेंगे जिससे विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में हम जानेंगे राजपूत काल के परिचय को, उसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातें, उसका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था और प्रमुख राजपूत वंश कौन कौन से हैं। वास्तव में राजपूत कौन थे, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक काल आता है हर्षवर्धन का। हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास जब पढ़ा था तब हमने इसको डिस्कस किया था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। इसकी मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो संपूर्ण भारत था वो फिर से छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है। मीन्स कि भारत में उस समय एक शक्तिशाली राज्य का अभाव था, कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, सभी राज्य छोटे छोटे ऐसे ही राज्यों में विभक्त था। राजपूत वंश या राजपूत काल 7वीं या 8वीं, कहीं कहीं आपको 8वीं सदी भी मिलेगा, 7वीं या 8वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक इनका शासन रहता है। इसी बीच में कई आक्रमण होते हैं जिसकी वजह से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजपूत वंश की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ चंद्रवंशी मानते हैं, कुछ अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानते हैं और कुछ कहते हैं कि ये ऋषि वंश से संबंधित है। तो राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द राजपुत्र से हुई है और ये जो राजपूत वंश है ये 36 गोत्रों में बटा हुआ है। याद रखिएगा कितने गोत्रों में, 36 गोत्रों में, जिसमें से 10 जो गोत्र हैं वो सूर्यवंश से संबंधित हैं, 10 गोत्र चंद्रवंश से संबंधित हैं, 4 गोत्र अग्निकुंड से संबंधित हैं और 12 गोत्र ऋषि वंश से संबंधित हैं। अब कौन कौन से इतिहासकार इन्हें कहां से आया हुआ बोलते हैं या इनको कहां से इनका संबंध बताते हैं उसके बारे भी हम लोग जान लेते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इनको डिस्कस करना अति महत्वपूर्ण है। कर्नल जेम्स और स्मिथ ये मानते हैं कि ये जो राजपूत है ये और कोई नहीं बल्कि विदेशी ही हैं। जब शक या पहलव, जो प्राचीन काल में शक पहलव इन विदेशी जातियों ने यहाँ पर आक्रमण किया था और वो आकर के यहीं पर बस गए थे, तो वही जो यहाँ पर लोग रह रहे थे वही बाद में राजपूत के रूप में उभर करके आते हैं। ये कहना था कर्नल जेम्स और स्मिथ का। जबकि भारतीय इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद कहते हैं कि राजपूत कोई विदेशी जातियां नहीं थी, ये प्राचीन जो क्षत्रिय थे वही उभर करके सामने आए, वही क्षत्रिय राजपूत के रूप में जाने जाने लगे। अब तीसरा मत है चंद का। चंद बरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में कहते हैं जब अत्याचार अधिक हो गया था, प्राचीन काल में जब अत्याचार अधिक हो गया, मीन्स कि जब बुराई का असर ज्यादा हो गया, तब गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया क्योंकि इन जो अत्याचारियों का नाश करने के लिए, और भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा कुछ करें कि आकर के इन अत्याचारियों का नाश कर सके। उसी के फलस्वरूप 4 जातियां उभर करके सामने आती हैं और वही जातियां कहलाई राजपूत। वो 4 जातियां कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद रखना जरूरी होगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वो 4 जातियां हैं प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य। इसे याद रखना भी आसान है क्योंकि प्रतिहार पी, परमार भी पी, चौहान सी और चालुक्य सी। तो याद रखिएगा पी और सी, इससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। चौथा मत है गोपीनाथ शर्मा भंडारकर का, जो कि मानते हैं कि राजपूत और कोई नहीं ब्राह्मण ही थे, कि ब्राह्मण से उत्पन्न जो संतानें थी वही आगे चल करके राजपूत वंश के रूप में जानी जाने लगी। तो राजपूतों का भारतीय सीमा क्षेत्र के किस एरिया में उनका वर्चस्व रहा है वो देखते हैं। तो राजपूत ज्यादातर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में ही
इनका शासन रहा है। इनका शासन पंजाब से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के जो इधर यूपी तक, और साथ में यूपी से होते हुए मध्य प्रदेश में जो मालवा, और साथ में गुजरात, यहाँ तक इनका शासन रहा। और फिर से यहाँ गुजरात से लेकर के पंजाब। तो इनका जो शासन था इतने में ही सीमित था। अब देखते हैं कि प्रमुख राजपूत वंश कौन कौन से हैं। तो उसमें से है गुर्जर प्रतिहार। मैंने सिर्फ प्रतिहार लिखा हुआ है, ये गुर्जर भी बोलते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार, जो कि इनका शासन कहाँ तक था, कहाँ पर था, गुजरात में। दूसरा है चौहान। चौहान पृथ्वीराज चौहान, आप लोग जानते होंगे। तो चौहान वंश का शासन रहा है इधर राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक। तीसरे आते हैं परमार, इनका शासन क्षेत्र था मालवा। और चौथे आते हैं चालुक्य। चालुक्य को सोलंकी भी बोलते हैं, इनका शासन क्षेत्र भी गुजरात के आसपास का क्षेत्र ही था। और फिर आते हैं चंदेल, जो कि बुंदेलखंड में इनका शासन था। सिसोदिया, जिनका शासन था मेवाड़ साइड में, राजस्थान में। और फिर आते हैं गहरवाल, जिनका शासन यूपी के कन्नौज के क्षेत्र में था। ये प्रमुख राजपूत वंश थे। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में, और जानेंगे कि राजपूत काल के टाइम पर वहां की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा इस पर भी करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले जानेंगे हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, कहीं कहीं आपको प्रतिहार वंश भी लिखा मिल जाएगा, तो याद रखिएगा ये गुर्जर प्रतिहार वंश ही है। इसके संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम। कुछ इतिहासकार इसका संस्थापक हरिश्चंद्र को भी मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम ही था, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होता है नागभट्ट प्रथम। तो आप नागभट्ट प्रथम को ही सही आंसर के रूप में देखिएगा। प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन, जो कि पहली राजधानी थी, और बाद में इसकी राजधानी हो जाती है कन्नौज। आपने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें PPR, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों का संघर्ष होता है किसके लिए, कन्नौज पर अधिकार के लिए। तो त्रिपक्षीय संघर्ष याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार वंश के एक शासक वत्सराज के टाइम पर ही आरंभ होता है, और वत्सराज पाल वंश के शासक धर्मपाल को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ये संघर्ष तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष है कई वर्षों तक चलता है। इसका विस्तार क्षेत्र, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसका विस्तार क्षेत्र गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के एरिया में होता है। प्रतिहार वंश के संबंध में कहा जाता है कि जो ये प्रतिहार वंश है ये लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। प्रतिहार वंश को लक्ष्मण के वंशज के रूप में जाना जाता है। हाँ, वही लक्ष्मण जो राम के भाई थे। कहते हैं लक्ष्मण जो कि अपने को राम का सेवक मानते थे और अपने को उनके द्वारपाल के रूप में देखते थे, क्योंकि उनकी सेवा करना, राम की सेवा करना ही उनका कर्तव्य था। तो द्वारपाल से ही निकल करके शब्द आया है प्रतिहार, जो कि और उन्हीं के वंशजों को प्रतिहार वंश के रूप में संबोधित किया गया। वैसे ये जो माइथोलॉजिकल बातें हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो नागभट्ट प्रथम, जिसके टाइम से ही मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण स्टार्ट हो गए थे। हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण जो कि मीर कासिम ने किया था, वो सिंध पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारतीय सीमा पर घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको असफल कर देता है नागभट्ट प्रथम। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है हमें ग्वालियर अभिलेख से। याद रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख से। काफी टाइम बाद फिर से आक्रमण होते हैं गजनवी के, गोरियों के, जो कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आता है मिहिर भोज।
मिहिर भोज प्रतिहार वंश का एक प्रतापी शासक था, क्योंकि इसने न सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया बल्कि उसको सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया। ये विष्णु का उपासक था, इसलिए इसने आदिवारा की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की? आदिवारा की। एक क्वेश्चन और आता है कि मिहिर भोज के टाइम पर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो याद रखिएगा, उस समय भी राजधानी थी उज्जैन। कौन सी थी राजधानी? उज्जैन। इसके बाद वत्सराज कन्नौज पर अधिकार कर चुका था। नागभट्ट द्वितीय ने इसी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो क्वेश्चन आता है कि कन्नौज को राजधानी कौन से शासक ने बनाई? तो नागभट्ट द्वितीय ने। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। याद रखिएगा, अंतिम शासक प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था। ये जो प्रतिहार वंश से संबंधित जो सारे पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे इनकी हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। आप जानते हैं गहड़वाल वंश के बारे में। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव को माना जाता है। गहड़वाल वंश का जो विस्तार था वो कन्नौज से लेकर के वाराणसी तक था। और इस वंश का जो प्रतापी शासक था, एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था जयचंद्र। क्या नाम था? जयचंद्र। जयचंद्र की पुत्री थी, उसका नाम था संयोगिता, जिसका अपहरण कर लेता है पृथ्वीराज चौहान और उससे शादी कर लेता है, जिसके बारे में हम लोग अपने लास्ट वीडियो में गहड़वाल वंश और जो पृथ्वीराज चौहान और चालुक्य उनके मध्य संबंध कैसा था हम लोग अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। चूंकि ये जो राजपूत हैं, राजपूत जो अपने गोत्र में ही सिर्फ एकता रखते थे, बाकी राजपूतों से इनका संघर्ष बना रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप जो इनमें जो राजनीतिक शत्रुता हमेशा देखने को मिली है। अब आता है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। कहीं कहीं आपको कृष्णराज भी लिखा मिल जाएगा, बट इसका राइट आंसर होगा उपेंद्र राज। इसकी राजधानी थी धारा नगरी और इसका जो प्रमुख शासक था वो था राजा भोज। राजा भोज, जिसके बारे में आप लोगों ने कहानियों में जरूर पढ़ा होगा, आपकी दादी नानी ने कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाई होगी। तो राजा भोज, जहां एक तरफ राजा भोज ने युद्ध में विजय पताकाओं को फहराया और दूसरे राजपूतों से अपने जो राज्य क्षेत्र था उसको बचा करके रखा, उनसे युद्ध करके अपने साम्राज्य को बचा के रखा। और दूसरी तरफ इनकी जो रुचि थी, राजा भोज की रुचि थी, वो साहित्य के क्षेत्र में थी। इन्होंने चिकित्सा, गणित, विज्ञान और व्याकरण, इन सारे टॉपिक्स पर बुक्स लिखी हुई हैं, कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिनमें से ये कुछ पुस्तक हैं, कुछ बुक्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में हमेशा आती हैं। उनमें से सम्रांगण सूत्रधार, जो कि विज्ञान विषय से संबंधित पुस्तक है, और दूसरी है आयुर्वेद सर्वस्व, जो कि चिकित्सा से संबंधित बुक है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है राजा भोज ने। याद रखिएगा। तो इस वजह से इन्हें कविराज की संज्ञा दी गई है। कौन सी संज्ञा दी गई है? कविराज की। तो कविराज किस राजा को बोला गया है? तो राजा भोज को। राजा भोज ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और उसी के परिसर में इसने सरस्वती माँ का एक मंदिर बनवाया, जो कि इकलौता मंदिर था। और भोपाल के पास में एक तालाब का निर्माण करवाया और साथ ही भोजपुर नगर की स्थापना करवाई। ये कुछ पॉइंट्स थे गहड़वाल वंश और परमार वंश से संबंधित, जिनको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश के नाम से जानते हैं, जिनका विस्तार क्षेत्र गुजरात और जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान था वहां पर इनका साम्राज्य विस्तार था। चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम को कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम। चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ा। राजधानी कौन सी थी? अनहिलवाड़ा। सोलंकी वंश का एक शासक भीम प्रथम, कौन सा? भीम प्रथम के समय पे ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, जिसमें कि
भीम प्रथम की पराजय हुई थी और जो गजनवी था अकूत धन संपदा वो लूट करके लेके चला गया था। इसी वंश का एक और शासक, एक प्रतापी शासक, क्या नाम था? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में ही जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में, जिनका की संबंध सोलंकी वंश से था। अब नेक्स्ट आते हैं भीम द्वितीय। भीम प्रथम, अब देखिए भीम द्वितीय, जिनकी की अब शक्ति डबल हो चुकी है, अब ये द्वितीय हो चुके हैं। इससे आप ये याद रखिएगा कि भीम प्रथम के टाइम पर गजनवी ने आक्रमण किया और भीम प्रथम हार गया था। लेकिन भीम द्वितीय के टाइम पर मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में, और अब इसकी शक्ति डबल होने की वजह से ये गोरी को पराजित कर देता है। कौन? भीम द्वितीय। अब स्थापत्य की दृष्टि से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। भीम प्रथम के एक सामंत थे विमल शाह, जिनको की पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसकी खुशी के अवसर पर उन्होंने राजस्थान का जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। तो याद रखिएगा, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? सामंत विमल शाह ने करवाया। और उस टाइम पर वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम थे, याद रखिएगा। अब सिंहराज एक और राजा थे, एक और शासक आते हैं सिंहराज। कौन से? सिंहराज था। यहीं पर उन्होंने अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियों का निर्माण करवाया। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कौन से शासक ने अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियों का निर्माण करवाया? तो याद रखिएगा कौन से थे? सिंहराज, जो कि चालुक्य वंश से जिनका संबंध था। और नेक्स्ट आता है मोरेरा का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण भी हुआ था चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा। तो स्थापत्य की दृष्टि से जो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट राजपूत वंश आता है चौहान वंश। चौहान वंश जो कि काफी प्रसिद्ध था। इसके संस्थापक थे वासुदेव। कहीं कहीं आपको चौहान भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी चौहान से उत्पत्ति हुई है चौहान शब्द की। चौहान वंश की राजधानी थी अहिछत्र, जो कि प्रारंभिक राजधानी थी, और बाद में इसकी राजधानी हो जाती है अजमेर। अजमेर जो कि इसी वंश का एक शासक था अजय राज। अजय राज के द्वारा ही स्थापना की जाती है अजमेर की। तो याद रखिएगा अजमेर की स्थापना कौन से शासक ने की है? तो अजय राज ने। और इसी वंश का एक शासक विग्रहराज, इसका जो राज कवि था उसका नाम था सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रह नामक पुस्तक की एक नाटक की रचना की है। ये यहाँ पर इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि ललित विग्रह पुस्तक की रचना किसने की? तो सोमदेव ने। और वो कौन से राजा की राजकवि थे? तो कौन से राजा के थे? विग्रह राज के, जिनका संबंध था चौहान वंश से। रिलेट करके पढ़िएगा, चीजें याद हो जाएंगी। अब चौहान वंश का जो अंतिम शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज, जिसे कि पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं, ये अंतिम शासक था इस वंश का। क्योंकि इसी टाइम पर ही मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था भारत पर, और उसके 2 युद्ध होती हैं पृथ्वीराज तृतीय के साथ, जिसमें कि 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, और फिर से तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है मोहम्मद गोरी के आक्रमण वाले वीडियो में, अब जो कि हमारा लास्ट वीडियो था। तो यहाँ बात कर रहे थे राजधानी की। अब इनका जो चौहान वंश का जो साम्राज्य था वो पंजाब से लेकर के पहले तो अजमेर तक था, उसके बाद दिल्ली तक पहुंच जाता है। दिल्ली जिसकी स्थापना तोमर वंश के द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज का संबंध दिल्ली के जो तोमर वंश से जुड़ा हुआ था।
पृथ्वीराज का जो ननिहाल था तोमर वंश के शासक अनंगपाल से जुड़ा हुआ था। तो इसी वजह से आगे चलकर दिल्ली तक शासन किया पृथ्वीराज चौहान ने अनंगपाल के उत्तराधिकारी के रूप में। तो इसलिए चौहान वंश का साम्राज्य दिल्ली तक फैल जाता है। इस टाइम की दो पुस्तक हैं, एक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, जिनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी साहित्य की का सबसे बड़ा ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो इससे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। और दूसरी बुक का नाम है पृथ्वीराज विग्रह, जो कि जयानक द्वारा लिखी गई है। ये दोनों पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इनको डिस्कस करना जरूरी था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं चौहान वंश से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। अब आता है चंदेल वंश, जो कि प्रमुख राजपूत वंशों में से एक है। चंदेल वंश जिसके संस्थापक थे नन्नुक और इनकी राजधानी थी खजुराहो। इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो बुंदेलखंड के साइड में ही था। खजुराहो से आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि खजुराहो का विष्णु मंदिर किसका निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था राजा धंगदेव ने, जो कि चंदेल वंश के ही थे। और एक चीज इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि राजा धंगदेव ने बाद में जल समाधि ले ली थी प्रयागराज में। प्रयागराज जो कि गंगा यमुना का संगम स्थल है, तो यहाँ पर इन्होंने जल समाधि लेकर के अपने प्राण त्याग दिए थे। और दूसरा पॉइंट याद रखना है आला उदल से, कि जब आला उदल परमार्द देव जो कि चंदेल वंश के एक शासक थे, तो इनके टाइम पर ही 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था चंदेल वंश के ऊपर। मीन्स परमार्द देव के टाइम पर ही पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था। तो इनके ही सेना नायक थे आल्हा और उदल, दो सगे भाई थे। तो इन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ उनसे युद्ध लड़ा, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, परंतु वो जीत नहीं पाए थे और उसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन उस युद्ध के बाद ये दोनों भाई बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और उसी युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर एक पॉइंट्स में आपको और बता दूं, विद्याधर जो कि चंदेल वंश का ही एक शासक था, ये बात हो रही है 1119 ईस्वी की। कब की? 1119 ईस्वी की। विद्याधर जो कि चंदेल वंश का शासक था, इसने राज्यपाल जो कि प्रतिहार वंश को बिलोंग करते थे उनकी हत्या कर दी थी। रीजन ये था कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे भारत पर, तो उसने 1119 ईस्वी में आक्रमण किया था। कन्नौज के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर प्रतिहार वंश का उस समय शासन चल रहा था। तो वहां का जो राजा था, राज्यपाल था, ये नाम है राजा का, तो उस राज्यपाल ने घुटने टेक दिए थे, मीन्स कि अपने को सरेंडर कर दिया था और युद्ध और भाग गया था। और जिससे कि जो चंदेल वंश के शासक थे विद्याधर, ये बहुत ही नाराज हो गए थे और इन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी थी, इनको मार दिया था, क्योंकि ये इस चीज से क्रुद्ध हो गए थे, इस चीज से नाराज थे कि एक राजपूत शासक जो कि सरेंडर कैसे कर सकता है, उसे युद्ध तो करना चाहिए। तो इस वजह से गुस्से में आकर के इन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। इस राज्यपाल के मारे जाने के बाद प्रतिहार वंश का एक शासक और आता है, त्रिलोचन पाल। कौन सा? त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल महमूद गजनवी से लोहा लेता है, उससे युद्ध करता है और वो हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद प्रतिहार वंश का पतन हो जाता है। अब ये सारी चीजें थी चंदेल वंश से रिलेटेड, कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको निश्चित रूप से याद रखना है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि ये जो राजपूत वंश थे, यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। अब बात करते हैं इस राजपूत वंश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजनीतिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राजपूत राज्य थे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त रहते थे। अब इन छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होने की वजह से और साथ ही इनमें एकता का अभाव था।
और ये अच्छा अवसर था बहरी आक्रमणकारियों के लिए। उन्होंने इसी टाइम पर यहाँ पर आक्रमण किया और मुस्लिम संप्रदाय का, मुस्लिम जो शासन था उसको यहाँ पर भारत में सुदृढ़ किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजपूत काल था, राजपूत काल के टाइम पर राजनीतिक एकता का अभाव था और विभाजन की स्थिति बनी रहती थी। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। वैसे तो सामाजिक स्थिति ठीक थी, परंतु ब्राह्मणों का वर्चस्व अधिक था और जो कुछ जातियां थी वो निम्न स्थिति पर थीं। यहाँ पर स्त्रियों की बात करना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि राजपूत वंश में स्त्रियों की स्थिति पर चर्चा कीजिए। स्त्रियों की स्थिति वैसे तो अच्छी थी, परंतु बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसी काल में सती प्रथा और जौहर जैसी प्रथाएं हैं वो निकल करके सामने आई। सती प्रथा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने पति के शरीर के साथ ही जिंदा चिता पर चली जाती थी। ये था सती प्रथा। और जौहर, जैसा कि हम देख चुके हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में प्रवेश हो चुका है। जब कोई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करता था, किसी राजपूत शासक के शासन में आक्रमण करता था, और अगर जो उस राजपूत की पराजय हो जाती है तो राजमहल की जितनी स्त्रियां होती थी, राजमहल में एक कुंड बना रहता था, उसी कुंड में, उसी अग्नि में वो जिंदा ही प्रवेश कर जाती थी और अपने प्राणों का त्याग कर देती थी, जिससे कि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। ये थी जौहर प्रथा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। वैसे तो राजपूत वंश इस टाइम पर आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मुख्य व्यवसाय कृषि था, जो राजपूत थे अच्छे से संपन्न थे। लेकिन यहाँ पर जो व्यवसाय था, जो व्यापारिक स्थिति थी, उसका थोड़ा सा हास हुआ, मीन्स नुकसान हुआ, क्योंकि ये छोटे छोटे जो राज्य विभक्त होते थे, अब व्यापार के लिए तो इन लोगों को एक दूसरे के राज्यों से ही होके गुजरना पड़ेगा, परंतु इन जब एक दूसरे राज्यों में ही नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से स्वाभाविक है कि जो व्यापार है उसमें थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही होगा। अब धार्मिक स्थिति कैसी थी? वैसे तो जितने भी राजपूत थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे और ज्यादातर वैष्णव धर्म या शैव धर्म को मानते थे। लेकिन कुछ राजपूत थे वो जैन धर्म का भी समर्थन करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने राजपूत काल की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक था, प्रमुख राजपूत वंश कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जितनी भी जरूरी जानकारी थी सभी प्राप्त कर ली है। अब ये सारे पॉइंट्स अब आपको याद करने हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको वो सारे क्वेश्चंस का सही आंसर देके आना है। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।